गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें केमिस्ट्री का 5 चैप्टर पूरा इंक्लूड है। आपको पीरियोडिक टेबल से लेकर के और उसमें जितने भी आपके वैज्ञानिक ने अपने अलग अलग मतों पे पीरियोडिक टेबल पे अपना अपना मत दिया हुआ है, उसके बारे में बताने वाले हैं। न्यूलैंड्स, उसके बाद मेंडलीव, आधुनिक, इन लोग का जो भी अपना अपना मत था पीरियोडिक टेबल पे, और किसी किसी का गलत भी गया और किसी किसी का सही भी गया है। तो सारा पॉइंट एक एक करके यहाँ पे समझने वाले हैं हम लोग। जो यहाँ पे आपका दिख रहा है एक एक करके टोटल यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और सबको एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और इस चैप्टर का खासियत यह है कि बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन हर साल भर भर के पूछता है। तो इसको अगर आप लोग देख लेते हैं तो लगभग आपका जो भी इसमें से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और ऑब्जेक्टिव के लिए ही सिर्फ मैं बता रहा हूँ, बाकी सब्जेक्टिव आप इस चैप्टर से भूल जाइएगा कि सब सब्जेक्टिव पूछता है। सब्जेक्टिव नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव कहीं कहीं से पॉइंट बाई पॉइंट पूछता है, तो वही पॉइंट बाई पॉइंट बना करके लेके आए हैं। पूरा एकदम पूरा 5 चैप्टर का निचोड़ मैंने यहाँ पे PDF तैयार किए हैं। इसको देखना है आपको एक एक करके। चलिए, जैसे यहाँ चैप्टर का नाम आपको दिख रहा है तत्वों का वर्गीकरण, यानी तत्व आपको याद होना चाहिए कम से कम 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए। और 1 से 30 तक के एलिमेंट के परमाणु नंबर यानी परमाणु संख्या, जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं इंग्लिश में। और आपको उसका संकेत याद होना चाहिए, संकेत यानी सिंबल, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए, अब तत्वों का वर्गीकरण क्या कर रहा है। समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में सजाने की विधि को तत्वों का वर्गीकरण कहा जाता है। यानी आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी आप लोग देखे होंगे, जो भी बच्चे 10th क्लास में होंगे वो आवर्त सारणी को समझ रहे होंगे अच्छे से कि उसमें जो भी एलिमेंट सजाया जाता है तो उनके गुण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो वही सजाने की जो विधि होती है वही आपका क्या कहलाता है, तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। अब यहाँ से फर्स्ट में आपके आते हैं डोबरनेर। क्या है? डोबरेनर, डोबरेनर का त्रिक नियम। इनका जो त्रिक नियम है उसको समझना है। चलिए देखिए, सन 1917 ईस्वी में जर्मन रसायन, ये आपको सन नहीं पूछता है एग्जाम में, लेकिन आपके साथ अगर वीडियो में है तो आप एक बार देख लीजिए। जर्मन रसायन डोबरेनर ने बताया कि यदि समान गुण वाले तीन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान औसत के लगभग बराबर हो जाते हैं। अब इसको एग्जांपल में देख करके हम बताएं, यहाँ पर नीचे देखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। डोबरेनर का त्रिक नियम यहां तक बता दिए थे, लगभग बराबर होता है कौन सा। अगला पेज में आपको इसका एग्जांपल दिए हुए हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ये पढ़ लीजिए, यही बात वहां पे मैंने बताया है। ठीक है, देखिए, सजाया जाए तो बीच वाले परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। इस नियम को डोबरेनर का त्रिक नियम कहते हैं, डोबरेनर का त्रिक नियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, एक सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तत्व है, परमाणु द्रव्यमान है, बीच वाले तत्वों का परमाणु भार। परमाणु द्रव्यमान और भार दोनों सेम होता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि सर वहाँ पे भार लिखे हैं यहाँ पे द्रव्यमान लिखे हैं। तो द्रव्यमान ही आपका क्या होता है, परमाणु भार कहलाता है, और इंग्लिश में इसको मास कहते हैं। चलिए, यानी जो आपका वेट होता है ना, वेट, तो उसको भार भी बोल सकते हैं, मास भी बोल सकते हैं और द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। मास हो गया इंग्लिश वर्ड, भार और द्रव्यमान हिंदी वर्ड में आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, अब क्षारीय धातु, यानी डोबरेनर का कहने के अनुसार क्या था कि अगर 3 गो तत्वों को हम लेते हैं, जिसका नाम है यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो तीनों तत्वों को ऐसे रखेंगे कि फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को जोड़ने पर और इसका औसत निकालेंगे। औसत निकालने का मतलब क्या होता है, जितना संख्या होता है उसको जोड़ना है, अब बाटा उतना संख्या से भाग दे देना है, तुमको 2 से भाग दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, लिथियम प्लस पोटेशियम, तो लिथियम का संकेत आपका क्या है, संकेत होता है Li, और इसका परमाणु द्रव्यमान 7 हो जाएगा। और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 है।
तो ये दोनों को जोड़ के जब 2 से भाग दीजिएगा तो आपका सोडियम का परमाणु भार आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लिखा हुआ है। उसी तरह से अब इसको जो आपका यहाँ पे है, ये तीनों के तीनों क्या है, क्षारीय धातु है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि सोडियम कैसा धातु है या पोटेशियम कैसा धातु है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो आपको बता देना है क्या है, क्षारीय धातु है। यानी तीनों आपका क्या है, क्षारीय धातु है। उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एक ऐसा क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु। तो सेम काम यहाँ भी किया गया है, यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को जोड़ के 2 से भागा कर दिया गया है, तो लगभग तीसरा के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आ जाता है। तो इन्होंने ऐसा ही सजाया हुआ है, ज़्यादा नहीं। ये अपने त्रिक नियम पे कुछ ही एलिमेंट को रखे हैं जिसके उसके आगे वाले एलिमेंट पे लागू नहीं हो रहा था, इसलिए इनका नियम आगे नहीं बढ़ाया गया और वहीं पे इनका नियम क्या हो गया, स्टॉप हो गया था। चलिए उसके बाद हाइड्रोजन ग्रुप से आइए। यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों दिख रहा है आपको, यानी ये तीनों आपको क्या करता है यहाँ पर सेम, जैसे ये 2 केस था वैसा ही यहाँ तक है 35, 127, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 162.5। जब 2 से भाग देंगे तो 81.25 आएगा, जो किसके ब्रोमीन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है, ठीक है। यानी 81.25 है, तो आप 80 के लगभग में मान सकते हैं, इसको लगभग में आ रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें नीचे वाला पोर्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर कर देता हूँ। डोबेनर का त्रिक नियम कुछ ही तत्वों तक सीमित रहा, इसलिए यह असफल रहा। यानी इनका जो तत्वों का जो नियम बताए थे, इन्होंने क्या किया था, कुछ ही तत्वों तक बताया था, इसलिए क्या हुआ, इनका नियम असफल रह गया। तो इनको आगे एलिमेंट पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए थे, जिसके वजह से इनका जो एक्सपेरिमेंट था असफल रह गया। तो चलिए हम आगे देखते हैं अब इनके बाद वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका। अब यहाँ देखिए डोबेनर के वर्गीकरण की सीमाएं, यानी इसमें कुछ इन्होंने वर्गीकरण किया है, उसकी सीमाएं देखना है। 1 नंबर में देखिए, उस समय तक सभी तत्वों का वर्गीकरण त्रिक के आधार पर नहीं हो सका। यानी जितने भी यहाँ पे तत्व थे, डोबेनर ने सभी तत्वों को त्रिक के नियम पर नहीं सजा सका, ठीक है, तो इनका नियम उसी समय असफल हो गया था। चलिए उसके बाद यह त्रिक नियम कुछ ही तत्वों तक सीमित रहा, यानी ज्यादा तत्वों तक नहीं गया, कुछ ही तत्वों तक सीमित रह गया था। उसके बाद उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ज्ञात हो सका, यानी 3 त्रिक नियम ही बनाए जो सफल रहा, लेकिन उसके बाद के तत्वों पर लागू नहीं हुआ, इसलिए इनका नियम असफल रहा। चलिए इतना कंप्लीट। उसके बाद अब आता है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, यानी अब हमारा दूसरा वैज्ञानिक आ गए, कौन, न्यूलैंड्स। एक डोबेनर गए, अब आते हैं न्यूलैंड्स। अब इन्होंने क्या करेंगे, ये उनके कुछ गलतियां को सुधार करके कुछ नया रूल बताएंगे, उसको देखना है। अब देखिए ये इन्होंने कब आया, सन 1886 में न्यूलैंड्स ने एक नियम प्रतिपादन किया जिसे न्यूलैंड्स का नियम कहा गया। यानी अपने नाम पे इन्होंने क्या कर दिया, अपने नियम को रख दिया न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। यानी इसमें अष्टक सिद्धांत अपने बताया और अपना नाम आगे जोड़ लिया इन्होंने, ठीक है। इनके अनुसार अब ये क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया। यानी इन्होंने आया तो क्या बोला कि परमाणु जो है उसमें तत्व जो है उसके बढ़ते हुए द्रव्यमान के अकॉर्डिंग हम सजाएंगे। चलिए सजाया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान है, जैसा कि संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के समान है। इन्होंने क्या बोला कि जो परमाणु है उसमें परमाणु द्रव्यमान के भार के अकॉर्डिंग सजाया गया। भार के उसको लिखो ना, उसमें हल्का इसको, चलो। तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या बोला कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया, जैसा कि संगीत का पहला स्वर 8वां स्वर पहले स्वर के समान है, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी। फिर जब वहां से शुरुआत करेंगे तो पहला स्वर फर्स्ट स्वर के क्या हो जाएगा, पहला स्वर 8वें स्वर के बराबर हो जाएगा। इस तरह से इन्होंने बताया था। चलिए तो नेक्स्ट देखिए इनका न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। अब यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिख रहा है अष्टक नियम, ध्यान से देखिए। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के सिद्धांत की सीमाएं, यानी इनको जो सिद्धांत दिए थे उसमें कुछ कुछ जो बातें था जो मतलब सही माना गया, उसको देखिए।
यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू हो सका। यानी जो इन्होंने अपना रूल बताया था, नियम बताया था, वो नियम कहाँ तक गया? कैल्शियम तक सही हो रहा था, उसके बाद वो नियम बैठ नहीं रहा था, यानी लागू नहीं हो रहा था, तो फिर इनका ये क्या हुआ? गलत ठहराया गया इस पे। चलिए उसके बाद देखिए, यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही लागू हो। किसके लिए था? यह केवल हल्के तत्वों के लिए लागू हो पाया, हल्के तत्वों के लिए नहीं लागू हो पाया। ठीक, यानी कैल्शियम तक आपके हल्के तत्व होते हैं, उसके बाद भारी तत्व आते हैं, तो कैल्शियम तक ही क्या हुआ? इनका नियम लागू हो पाया और भारी तत्वों के लिए नहीं लागू हो पाया था। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, यह अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों पर लागू नहीं हो सका। बात वही है जो इसमें था, बस यहाँ पे अधिक परमाणु द्रव्यमान यानी ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान अगर किसी का है तो कैल्शियम के ऊपर ही है, तो उसके बाद इनका नियम नहीं लागू होता है, यानी कैल्शियम तक ही लागू हो सका था। उसके बाद निष्क्रिय गैस का आविष्कार हो जाने पर 8वें तत्व के बदले 9वें तत्व के समान गुण वाला होने लगा। अब जैसे निष्क्रिय गैस होता है, निष्क्रिय गैस आपको पता होगा क्या है? 18वां ग्रुप, जिसका नाम है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, तो आपका 18वां ग्रुप है। उसी को नोबेल गैस भी बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं और जीरो ग्रुप भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा अच्छे से। उसके बाद देखिए, जैसे निष्क्रिय गैस का क्या हुआ? आविष्कार हुआ, तो उसमें 8वां के बदले 9वां पे क्या हुआ? रूल इनका लागू होने लग गया था, तो फिर इनका रूल क्या हो गया? फेल हो गया था। चलिए उसके बाद पेज चाहिए, पेज ले जाओ, बाकी उसमें से मॉडल पेपर 1 निकल के बनाओ। पेज है तुम्हारे पास? दे दो। चलो चुपचाप शांत बैठो। पेपर नहीं दीजिएगा तो? पेपर मॉडल पेपर लेके आया है? लाए हैं सर। तो लाए तो बना उसको। चलिए उसके बाद 5वां नंबर देखिए, यह असमान तत्वों को एक स्थान में रखा। असमान तत्वों को क्या किया? एक स्थान पर रखा, यानी जैसे कोबाल्ट तथा निकेल को, फिर उसके बाद फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ रखा, जबकि इनके गुणधर्म क्या है? कोबाल्ट तथा निकेल से भिन्न है, और फेरस और कोबाल्ट से अलग रखा, जबकि उनके गुणधर्म में समानता है। अब ये वाला लाइन थोड़ा सा, 5वां लाइन थोड़ा सा लंबा है, इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख रहा होगा 5वां लाइन। 5वां लाइन देखिए, कह रहा है कि यह असमान तत्वों को एक साथ में रखा, यानी असमान जो तत्व हैं उनको एक साथ रखे, कोबाल्ट और निकेल को और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को एक साथ रखा। ठीक है, जबकि इनके गुणधर्म कोबाल्ट और निकेल से भिन्न है, मतलब इनका जो गुणधर्म है क्या है? कोबाल्ट तथा निकेल से भिन्न है। और फेरस को कोबाल्ट से अलग रखा, फेरस को क्या किया? कोबाल्ट से अलग रखा, जबकि उनके गुणधर्म में समानता है। ये दोनों को अलग ग्रुप में रखे हैं, जबकि दोनों में क्या है? समानता है। और ये सबको एक साथ रखे थे, जबकि इनका गुणधर्म क्या है? भिन्न है। तो ये आपको इसमें समझना था। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आता है यहां पर अगला नंबर, यह अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को एक साथ रखा। क्या किया इन्होंने? अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को एक साथ रखा, जो इन्होंने गलती किया था। जैसे कोबाल्ट तथा निकेल को एक साथ इन्होंने रखा था। उसके बाद न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है, मतलब इनका कहना था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही है, उसके आगे तत्वों का आविष्कार नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा गया है, अन्य तत्वों का भविष्य में भी आविष्कार संभव नहीं है। इनका ये कहना था कि 56 तत्व हैं, 56 तत्वों के बाद आविष्कार नहीं होगा, यानी जो भी इनमें इन्होंने बताया हुआ है, इधर इस पॉइंट बना के इसमें गलती ठहराया गया कि इनमें जो बताए थे क्या है, ये सारा का पॉइंट कुछ सही जा रहा है और कुछ गलत जा रहा है। जैसे कैल्शियम तक उसमें क्या था? सही जा रहा था, उसके बाद लागू नहीं हो पा रहा था। तो इनके कहने के अनुसार कैल्शियम तक ही सही जा रहा है और उसके बाद गलत हो जा रहा है। चलिए उसके बाद देखिए, अब आइए मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी में देखिए इन्होंने क्या क्या बताया था। अभी आते हैं कब? 1869 ईस्वी में मेंडलीफ ने, इसने अपने रसायन में क्या दिया? देखिए ये आकर के बताया कि तत्वों के उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण धर्मों में समानता के आधार पर
व्यवस्थित किया गया है। अब इन्होंने आ करके क्या किया, यानी अपने अकॉर्डिंग जो ये सजाए हुए हैं मेंडलीव तत्वों को उनके, यानी मेंडलीव जो है वैज्ञानिक, उनका नाम है, मेंडलीव तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण धर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया है। यानी इन्होंने क्या किया कि उसके जितने भी गुण धर्म हैं उस सब को देखते हुए क्या किया, पीरियोडिक टेबल में सजाया और फिर से इन्होंने सजाया, यानी पिछले दो जैसे तुम्हारा डुबेंडर और न्यूलैंड्स के अष्टक नियम, इनको देखते हुए उनसे कुछ बेटर करने की कोशिश में इन्होंने किया, फिर भी इनमें भी कुछ गलतियां पाई गई। उसके बाद हमारा आता है लास्ट में आधुनिक। तो आधुनिक में तुमको सारे गलतियों को सुधार करके और जो नियम लगाया गया वो नियम एकदम परफेक्ट बैठा है और उसको हमें पढ़ना है अभी फिलहाल में। चलिए देखिए, उसके बाद अब मेंडली के आवर्त सारणी के नियम, यानी उन्होंने क्या क्या नियम बताया कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यानी तत्वों के गुण धर्म, जो तत्वों के गुण धर्म है वो परमाणु के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन का मतलब क्या होता है, आवर्त फलन का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि आपको पीरियोडिक टेबल में एकदम सजाया गया है, लाइन बाय लाइन करके सजाया गया है, वही आवर्त फलन बोलते हैं। ठीक है, तत्वों के गुण धर्म एवं उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग सजाया गया है, उसी को आवर्त फलन बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए ये आ करके लिखा हुआ है, यानी वही बात फिर से दोहराया गया है। तत्वों को उनके दिए हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए तो इनकी एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। यानी जैसे कि अगर निश्चित संख्या के बाद तुम्हारा गुण क्या होता है, समान होता है। जैसे मान लो कि अगर एग्जाम्पल ले लो कि 8वां तत्व जा रहा है तो पहला और 8वां इन दोनों का गुण क्या होगा, समान होगा। ठीक है, इस तरह से लेके आपको समझना है। चलिए उसके बाद आइए, अब आता है आपके इन्हीं का जो नियम था, किसका, मेंडलीव का। इन्होंने बताया कि पूरे पीरियोडिक टेबल में यानी पूरे आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है। आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। उसके बाद मेंडलीव के आवर्त सारणी में 6 आवर्त होते हैं। यानी मेंडलीव जो है इन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें आवर्तों की संख्या कितनी बनाई थी, 6। ठीक है, उसके बाद समूह देखिए, आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को समूह या वर्ग कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 8 वर्ग होते हैं, यानी उदग्र स्तंभ को समूह कहेंगे या वर्ग कहेंगे। और समूहों की संख्या कितनी है, इसमें 8 है और आवर्तों की संख्या कितनी है, 6 है। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि मेंडलीव के अनुसार आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं तो आपको 8 बताना है, और कितने आवर्त होते हैं तो आपको 6 बताना है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए फिर नीचे एक लाइन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर कर देता हूँ। मेंडलीव इस आवर्त सारणी को सर्वप्रथम सन 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित किया था। यानी क्या किया था, 1872 ईस्वी में जर्मन पत्रिका, यानी जैसे न्यूज़पेपर होता है ना, तो उसी तरह पत्रिका में इन्होंने अपना क्या किया, ये अपना जो पीरियोडिक टेबल ये उन्होंने सजाया था उसी को प्रकाशित किया था। उसमें किसमें, जर्मन पत्रिका में। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, इसमें बस यही पूछेगा कि समूह कितने होते हैं, आवर्त कितने होते हैं मेंडलीव के अकॉर्डिंग। तो मेंडलीव के अकॉर्डिंग आपको समूह और आवर्त बताना है। चलिए उसके बाद आइए, मेंडलीव आवर्त सारणी के मापदंड, यानी इन्होंने क्या क्या इसमें अपना मापदंड बताया था उसको देखिए। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आरोही क्रम में सजाया गया। इन्होंने बताया कि तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है आरोही क्रम में सजाया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक समूह में रखा गया। यानी जितने भी समान गुण धर्म वाले हैं उनको क्या किया गया, एक समूह में रखा गया। समूह कहने का मतलब वो जो वर्ग है ऊपर से नीचे वाला। ठीक है, तो एक समान तत्व जो है उनको किस में रखा गया, एक समान गुण धर्म वाले तत्वों को समूह में रखा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रमुख विशेषताएं हैं यहाँ पे देखिए। तत्वों के समान अध्ययन में सुविधा, यानी इन्होंने क्या किया, जो तत्वों का अध्ययन करना होगा तो आपको आसानी होगा यहाँ पे, यानी आपको अध्ययन करने में कठिनाई नहीं होगा। उसके बाद नए तत्वों के विषय में भविष्यवाणी, नए तत्वों के आविष्कार में सुविधा, यानी नए तत्व जब बनेंगे तो उनका इन्होंने भविष्यवाणी कर दिया कि नए तत्व भी इसमें आ सकते हैं
और उनके खोज करने के लिए सुविधा इन्होंने बता दिया था। उसके बाद अनुसंसाधन कार्य में सहायता इत्यादि, यानी अनुसंसाधन कार्य में क्या किया इन्होंने, सहायता बताया कि जितने भी मतलब खोजबीन वाला काम होता है उसमें इन्होंने सहायता दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट। अब मेंडलीफ के वर्गीकरण के दोष, यहाँ तक तो उनका अच्छाई वाला बात मिल गया था। अब यहाँ पे इसमें दोष आएगा, यानी इन्होंने जो बताया था वो पॉइंट में क्या क्या गड़बड़ी थी, क्या क्या गलती थी, उसको यहाँ पे बताया गया है। देखिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन की अनिश्चित स्थिति, यानी मेंडलीफ अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की फिक्स स्थिति नहीं बताया था, इन्होंने उसको अनिश्चित स्थिति पे उसको रखा था, यानी पीरियोडिक टेबल में उसका कोई जगह फिक्स नहीं था कि कहाँ इसको रख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आपका गैस होता है तो उसको इन्होंने सही जगह पे नहीं रखा था। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान होता है। अब इन्होंने क्या बताया, क्षार धातुओं के समान होता है हाइड्रोजन के लिए इन्होंने बताया। ठीक है, उसके बाद समस्थानिक के लिए स्थान उपलब्ध नहीं, यानी जितने भी समस्थानिक होते हैं उसके लिए स्थान उपलब्ध नहीं था। समस्थानिक क्या होता है इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ यहाँ पे इसको समझिए। मेंडलीफ के आवर्त सारणी बनने में काफ़ी समय के बाद समस्थानिकों की खोज हुई थी, यानी इनका मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी बन गया था तो उसके बाद क्या हुआ, समस्थानिक का खोज हुआ था, इसलिए इसका स्थान उपलब्ध नहीं था इसमें। ठीक है, समस्थानिक। उसके बाद देखिए समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। ये इनका क्या था, कुछ दोष था। दोष के बाद अब देखिए आगे क्या आता है। फिर परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अतिक्रमण, यानी परमाणु द्रव्यमान जो था अब इसके क्रम में क्या हो गया था, अतिक्रमण हो गया था, यानी उसमें भी फिर बदलाव हो गया था। आगे देखिए समूह क्या लिखा हुआ है 8, 8 में 3 तत्वों को एक साथ रखा जाना। ठीक है, यानी इन्होंने क्या किया था, 8वां समूह में 3 को परमाणु को एक साथ रखा था, ये गलती हुई थी इनसे। उसके बाद समान गुण वाले तत्वों को अलग समूहों में रखा जाना, यानी एक समान जो गुण वाले तत्व हैं उनको आप अलग अलग समूह में रख दिए थे, तो ये आपका क्या हुआ, दोष हुआ। उसके बाद देखिए अब आइए आधुनिक आवर्त सारणी, ये लास्ट आधुनिक आवर्त सारणी आपका जो अभी हम लोग प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं इसके बारे में देखिए। इसमें जो भी मतलब बात लिखा गया है एकदम परफेक्ट बैठ रहा है और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी एलिमेंट को सजाने में, तो इसका बात आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। उधर वाले जो आपके मेंडलीफ हैं और न्यूलैंड्स हैं, डोवेर्नर हैं, इन लोग से एक एक दो दो क्वेश्चन आते रहता है। बाकी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस पॉइंट से पूछा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी से। तो एक बार देख लीजिए आधुनिक आवर्त सारणी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद देखिए इन्होंने कब खोजा था, कब आया था, चलिए देखिए इन्होंने सन 1913 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी की व्यवस्था की। इनका नाम क्या था पूरा, हेनरी मोजले। इन्होंने अपने 1913 में क्या किया, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया और उसमें क्या किया, परमाणु संख्या के आधार पर इस पीरियोडिक टेबल को क्या किया, सजाया। उसके बाद इसके अनुसार परमाणु संख्या ही तत्वों का मौलिक गुण है। इनके अनुसार यानी इन्होंने क्या सोचा कि जो परमाणु संख्या है उनका यही मौलिक गुण है, यानी बेसिक गुण होता है, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने सजाया था पीरियोडिक टेबल में। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से परमाणु द्रव्यमान में अंतर हो जाता है। अब इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थानांतरण है वो परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग अंतर हो जाता है, यानी बहुत अंतर हो जाता है परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग आप सजाएंगे। यानी जो आपको पिछले वाले वैज्ञानिक हैं मेंडलीफ, उन्होंने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान पे सजाया था, तो आकर के बोले कि नहीं परमाणु द्रव्यमान पे अब नहीं, परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग सजा के देखा जाए तो अच्छा बैठ रहा है। ठीक है, चलिए तो उसके बाद इन्होंने क्या किया ये बताया। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि लेकिन परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सब के सब गुण मिलेगा उसमें, यानी जितने भी गुण होगा सब मिलेगा। चलिए उसके बाद देखिए अब आधुनिक आवर्त सारणी के नियम देखिए। अब तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अब तत्वों के जो गुण धर्म है
उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। जैसे हम आवर्त में क्या किए, सजाए हैं, तो उनका गुण धर्म भी उसी के अकॉर्डिंग मैच करते हुए जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग सजाया गया था। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। अब इसमें तत्वों की स्थिति देखिए ध्यान से। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है तथा समूहों की संख्या या आवर्गों की संख्या कितने है, 18 है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में रहता है। देखिए दिख रहा है यहाँ पर 18 और यहाँ पर 7, ध्यान दीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 तथा समूहों या वर्गों की संख्या 18। उसके बाद फिर आवर्त सारणी के 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। अब 4 ब्लॉक देखिए ध्यान से, कौन कौन सा ब्लॉक है। एक है एस ब्लॉक, ये समूह 1 और 2 को इसमें क्या करता है, रखता है। ठीक है, समूह 1 और 2 को रखता है। समूह ऐसे होता है आपका, ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे बनता है, फिर ऐसे बन के ऐसे ऐसे रहता है। तो ये आपका 1 और 2 समूह हो गया। तो इसको क्या करेगा, एस ब्लॉक, यानी यहाँ से यहाँ तक एस ब्लॉक और यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक। और नीचे जो एलिमेंट आता है, नीचे वाला एलिमेंट, उसको क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक। ठीक है, क्या कहते हैं, नीचे एफ ब्लॉक। यहाँ पे नीचे 2 ब्लॉक आपका बना रहता है इस टाइप से, यानी 2 आवर्त आपका रहता है नीचे, नीचे ऐसे 2 आवर्त दिखाई देगा आपको। तो इसको क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक कहते हैं। तो ये आपको समझना है, यानी एस ब्लॉक यहाँ पे रहेगा, डी ब्लॉक बीच में रहेगा, पी ब्लॉक यहाँ पे रहेगा, एफ ब्लॉक नीचे रहेगा। तो ये चारों ब्लॉक आपको दिख रहा है। देखिए पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक, समूह 13 से 18 तक, यानी बीच में यहाँ 13 से स्टार्ट होता है और 18 तक रहता है। कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। नहीं, पी तो यहाँ हो गया। पी ब्लॉक यहाँ पे 13 से लेके 18 तक यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और डी ब्लॉक जो होगा, डी ब्लॉक यहाँ पे 3 से लेके 12 तक, यानी 3 यहाँ से शुरुआत होगा और 12 तक जाएगा। तो ये आपका 3 से 12 तक यहाँ पे जाएगा। चलिए, ये 3 से लेके 12 तक, तो ये आपका क्या होता है, डी ब्लॉक होता है, पूरा का पूरा डी ब्लॉक होता है। ये होता है आपका पूरा का पूरा पी ब्लॉक, ठीक है। और नीचे क्या होता है आपका, ये एफ ब्लॉक होता है। नीचे दोनों रहता है, एफ ब्लॉक में आपके आते हैं, इसको बोलते हैं लैथेनाइट एवं एक्टिनाइट सीरीज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक आवर्त के प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम धातु अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस होता है। यानी आवर्त कहेंगे तो कैसे बात करेंगे, आवर्त में आपको ऐसे चलना है। देख लीजिए एक बार ऊपर, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आवर्त कहेंगे, देखिए जब आवर्त का बात होगा तो ऐसे, यानी ये फर्स्ट आवर्त ऐसा रहता है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा रहेगा। तो देखिए कह रहा है इसमें कि फर्स्ट में जो होता है क्षार धातु होगा, अंतिम में क्या होगा, ये निष्क्रिय गैस यानी 18वां ग्रुप या 0 ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप को बता रहा है कि फर्स्ट में यहाँ पे क्षार धातु वाला रहेगा और लास्ट वाला में आपका क्या होगा, फर्स्ट में क्षार धातु, लास्ट में निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस या 0 ग्रुप या 18वां ग्रुप। ये सारा नाम याद रखिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए हो गया आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त को, हाँ ये पॉइंट याद रखिएगा अच्छे से। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त को, यानी जो फर्स्ट वाला आवर्त होगा आपका क्या होगा, जैसे ऊपर से ये फर्स्ट है, यहाँ रहता है ना फर्स्ट आवर्त, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रहता है, तो फर्स्ट आवर्त को क्या कहते हैं, एक इधर और एक इधर बन जाता है आपका हिलिया बोला। तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट आवर्त में आता है। तो फर्स्ट आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं, सबसे छोटा वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 गो एलिमेंट आपको दिखाई देता है, तो इसको अति लघु बोलेंगे। और दूसरे आवर्त को, यानी 2 नंबर जो आवर्त होता है इसमें इससे ज़्यादा एलिमेंट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लघु आवर्त। यहाँ पे लिखे हैं लघु आवर्त। और उसके बाद वाले जो होते हैं चौथे और पांचवें, तो इसको कहते हैं दीर्घ आवर्त, ठीक है। और 7वां आवर्त अभी अधूरा है, तो इसको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसका कहानी अधूरा है। आगे देखिए, उसके बाद आइए आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित बातें, यानी इसका कुछ बातें हैं, उस पर ध्यान दीजिए। चलिए उसके बाद देखिए, समूह 1 और 2 तथा 13 और 17 समान तत्व कहलाते हैं।
क्या होता है 1 और 2 और 13 और 17 ये समान तत्व कहलाते हैं। समूह 3 से 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक वाले एलिमेंट जो होते हैं ना वो सब के सब क्या होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे इसमें 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक डी, फिर यहाँ से यहाँ तक ऊपर चला गया, तो ये वाला जो होता है ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व। पूरा का पूरा संक्रमण तत्व कहलाते हैं 3 से लेके 12 तक, यानी यहाँ से आपका 3 स्टार्ट होता है और 12 पे जाके खत्म होता है, तो पूरा का पूरा क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, चलिए इसी में का कुछ पॉइंट और है। समूह 1 के तत्व क्षार धातु कहलाते हैं। समूह 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षार धातु। इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्या कि ऐसे ऐसे पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में आते रहता है। उसके बाद समूह 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। समूह 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। उसके बाद देखिए समूह 17 के सभी तत्व हाइड्रोजन समूह होते हैं। कौन सा समूह होता है? हाइड्रोजन समूह। इसको देखिएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए, चलिए उसके बाद समूह 18 के तत्वों को अक्रिय गैस, नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस, जितना नाम है सारा नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। 0 ग्रुप, 0 करके लिखे हैं, 0 समूह कहते हैं। क्लियर? आवर्त सारणी के नीचे स्थिति तत्व लैंथेनाइड्स तथा एक्टिनाइड समूह 3 के सदस्य होते हैं। यानी जैसे मान लीजिए आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए आवर्त सारणी जो होता है ना, आवर्त सारणी जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका आ गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, ऐसे करके 7 को रहता है ना, 4 5 6 7, तो ऐसे कीजिएगा तो तीसरा में से लैंथेनाइड्स निकल के जाता है। यहाँ से तीसरा आवर्त से निकल के जाता है लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, ये 2 बनता है आपका नीचे। क्लियर? चलिए तो यही वाला बात यहाँ पे था कि जो आवर्त सारणी के नीचे स्थित तत्वों लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड समूह 3 के सदस्य होते हैं। कौन से समूह? समूह 3 के, ठीक है, यानी समूह ऐसे देखना ध्यान से, मैं आवर्त बता रहा होता है। 2 हो गया और तीसरा यहाँ से शुरू होता है, तो तीसरा से निकल के जाता है ये लोग दोनों, ठीक है। समूह 3 के सदस्य होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी की उपलब्धियां। अब इसमें क्या क्या उपलब्धियां ध्यान से देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर। उसके बाद हाइड्रोजन के निश्चित स्थान प्रदान किए गए, इसमें हाइड्रोजन का भी स्थान निश्चित कर दिया गया है। उसके बाद प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में है, यानी प्रत्येक तत्व की स्थिति किसमें है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में है। चलो उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे आता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी एवं आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। अच्छा ठीक है, हाँ यहाँ पे अंतर बताना है किसमें किसमें? मेंडलीफ में और आवर्त में, आधुनिक में, मेंडलीफ और आधुनिक में। तो देखिए अब ये अंतर आपको अपने से समझना है खुद से, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ और एग्जाम में आएगा तो आपको छोड़ के आना नहीं। अंतर लिखने के लिए आएगा नहीं, लेकिन आपको अंतर याद रहेगा तो आप कंपेयर करके क्वेश्चन सही कर सकते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अगर आ जाएगा तो लिख लीजिएगा। देखिए निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। कौन? मेंडलीफ का तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर। आधुनिक में आइए तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है। इसमें कुल 6 आवर्त एवं 8 समूह होते हैं। इसमें कुल 7 आवर्त एवं 18 समूह होते हैं। उसके बाद यह आवर्त सारणी का छोटा रूप है, यह आवर्त सारणी का बड़ा रूप है। दिख रहा होगा आपको, यह आवर्त सारणी का छोटा रूप है, यह आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है यानी बड़ा रूप है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब ये वाला जो पॉइंट है आपको देखना है अच्छे से। देखिए अब यहाँ पे गुण है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है। यहाँ पर वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर, दोनों वर्ग हो गए क्या? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर। यहाँ पे आवर्त होगा, 1 सेकंड रुक जाओ। यहाँ पर क्या होगा आपका? आवर्त होगा। दिख रहा है? आवर्त होगा। इधर वर्ग है, इधर आवर्त रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे देखिए गुण संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी जब हम वर्ग में जैसे मान लीजिए वर्ग आपका कैसा है? ऐसे है, ठीक है। यानी जब ऊपर से नीचे आएंगे तब देखना है। तो क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन
अपरिवर्तित रहेंगे। जैसे आपको पता होगा कि फर्स्ट वाले में क्या होते हैं, ह ली ना के रूबी कैसे फ्रांस गई। ठीक है, ये ट्रिक से आपको इसमें का पूरा एलिमेंट याद रहेगा। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे इसमें अपरिवर्तित रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका एक प्लस होता है, इसमें भी एक प्लस होता है, इसमें भी एक प्लस होता है, इसमें भी एक प्लस, यानी जितना भी आपका फर्स्ट समूह का एलिमेंट है सब पर एक एक प्लस है। तो इसलिए अपरिवर्तित रहते हैं, इसमें कोई बदलता नहीं है, सब में एक और वो प्लस है। यानी इसको याद कीजिएगा, हाइड्रोजन के रूबी कैसे फ्रांस गई, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, एक बार में ऐसे याद कर लेना है, धड़ाक दे याद रहेगा। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद अब क्या कर रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। जब आवर्त का बात करेंगे तो बाएं से दाएं, किधर से, बाएं से दाएं, यानी जब हम इधर ऐसे घूम जाएंगे तो हमारा बायां ये हो जाएगा, दायां ये हो जाएगा। तो अपने बाएं से दाएं चलना है, किधर चलना है, बाएं से दाएं तरफ चलना है। चलिए, तो जब बाएं से दाएं जाएंगे किसमें, आवर्त सारणी में, तो जैसे मान लीजिए कि आपका आवर्त सारणी रहेगा, तो यहाँ पे आपका रहता है ना हाइड्रोजन पे एक प्लस, ठीक है, तो उसके बाद वाला जो एलिमेंट होगा उस पर 2 प्लस भेटाएगा आपको, फिर उसके बाद 3 प्लस भेटाएगा, तो वो बढ़ते क्रम में जाता है। आया समझ में। चलिए उसके बाद देखिए, अब यहां से फटाफट देखिए इसको, H के सापेक्ष संयोजकता। अब H के सापेक्ष संयोजकता क्या होता है, अपरिवर्तित रहती है और 1-4 तक बढ़ती है, 1 से 4 तक, यहाँ पे से लगा लेना, 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर क्रमशः घटकर 1 हो जाती है। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया होगा क्लास में, तो उस समय आपको समझाया गया होगा ऐसे क्या, कि मान लीजिए कि आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, जैसे मान लीजिए कि बनाइएगा आप ऐसे 1s2 2s2 और 2p2, तो इसका 6 नंबर पे आता है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो देखिए इसमें बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 2p2 हुआ यहाँ पे, 2p2, तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया। अब इससे अगर आगे बढ़ेंगे हम, इससे आगे बढ़ेंगे 7 पे आएंगे, तो 7 पे क्या होता है, नाइट्रोजन, तो यहाँ पे होगा 1s2 2s2 और 2p3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 को इलेक्ट्रॉन हुआ। तो वहाँ पे बता के आ रहा था कि जैसे आप 4 से अधिक जाते हैं तो आपको घटाना पड़ता है, यानी 5 में से 8 में से क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो यही 3 होता है कि कहाँ तक जाता है, -1 तक जाएगा घट के, अब बाकी ये बढ़ के क्या तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो यही बात यहाँ पे बताया गया आपको। देखिए आ जाइए अपने अब पॉइंट पे, दिख रहा है क्या बोल रहा था कि 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर क्रमशः घटकर 1 हो जाती है, यानी 1 से 4 तक बढ़ेगा और फिर घटकर कहाँ चल जाएगा, 1 तक चला जाएगा। उसके बाद आइए धातुई गुण, जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका धातुई गुण बढ़ते जाएगा। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो फिर ये भी समझ में नहीं आएगा। सीधा याद रखिएगा, धातुई गुण ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता है और बाएं से दाएं जाएंगे तो घटता है, यानी जब वर्ग में आएंगे तो बढ़ेगा और आवर्त में जाएंगे तो घटेगा। अब फिर आपके दिमाग में आ रहा है सर इधर से इधर जाएंगे, तो जब इधर से जाएंगे घट रहा है, तो इधर से आएंगे तो बढ़ेगा, उल्टा आएंगे तो बढ़ेगा और सीधा जाएंगे तो घटेगा। फिर देखिए अधातुई गुण, यह धातुई गुण जैसे याद रखिएगा तो उसका उल्टा कर लीजिएगा, अधातुई गुण ये याद हो जाएगा आपको। यानी धातुई गुण वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, अधातुई गुण ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा। और फिर आवर्त में देखेंगे तो आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ता है कौन, धातुई गुण। अधातुई गुण क्या हो जाएगा, ये बढ़ते चला जाएगा, ये घटते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा एग्जाम में आपको घुमा घुमा के पूछता है, बाएं से दाएं नहीं पूछेगा, बाएं से दाएं नहीं पूछेगा आपको, दाएं से बाएं कहीं पूछ दिया तो ये गलती करके नहीं आना है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्या कि एग्जाम लेने वाला बहुत चालाक होता है, वो जानता है कि बच्चा सब सीधा सीधा पढ़ के आया है, तो उसका काम है बच्चा का दिमाग को थोड़ा सा टेस्ट करना कि बच्चा सही में पढ़ के आया कि एकदम गधा की तरह रट के आया है, उसको यहाँ पे टेस्ट लेना है। तो ये गधा वाला काम तुम लोग नहीं करना है, ठीक है, सीधा सीधा भी याद करना है, उल्टा भी दिमाग लगा के याद करना है कि अगर कहीं उल्टा घुमा के पूछ दिया तो तुमको क्या करना है। तो यही है तुम्हारा मैट्रिक, अगर मैं ट्रिक नहीं लगाया तो एग्जाम में फेल हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ट्रिक लगा के काम करना है, तभी इसका नाम पड़ा मैट्रिक। चलिए उसके बाद आइए,
अब विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा और आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा। फिर विद्युत धनात्मकता बता दिए, ये वर्ग में बढ़ेगा और आवर्त में घटेगा बाएं से दाएं जाने पर, और ये ऊपर से नीचे आने पर। फिर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा और बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ते जाएगा और इधर से इधर जाएंगे तो घटते जाएगा। और ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये परमाणु के आकार पे है, तो परमाणु का आकार आप देख लीजिएगा, ऊपर हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन के बाद क्या आता है आपका लिथियम। हाँ, ली ना के रूबी कैसे फ्रांस गई, तो इसी तरह गई, देख लो। अब यहाँ से जैसे आओगे तो हाइड्रोजन से बड़ा लिथियम का होता है, क्या कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन है और इस पर क्या है, इसका परमाणु संख्या 3 है, तो आपको दिख रहा है कि बढ़ते जा रहा है। तो उसी तरह आवर्त में भी अगर देखेंगे तो एकदम ज़्यादा तरह नहीं दिखेगा इस तरह से, इसमें हल्का हल्का अंतर होता है, आपको महसूस नहीं होगा, बस वो घटते जाता है। अब इसको हम दिखा रहे हैं आपको आवर्त सारणी में, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया। अब इतना आपको ढंग से कर लेना है। चलिए एक बार पूरा हम ला देते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कहीं छोड़ के जाइएगा तो केमिस्ट्री आपको छोड़ के भाग जाएगा। चलिए, क्या हो रहा है रे, इसको दिख रहा है? चलिए इतना आप लोग कर लीजिए एक बार में, फिर थोड़ा सा नीचे है, चालू कर। दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए उसके बाद आइए लास्ट पेज, आपके नाम जा